Assalamu alaikum. I'm Aisha. Here we are with our lecture number 3 for Principle of Marketing or Basic Marketing. In our previous two lectures, we have talked about, we have covered the introduction of marketing, the basic terminologies, we have talked about how marketing has evolved. Later on, we have looked into how, what is like marketing, how marketing is an exchange process, डिमांड फोरकास्टिंग मार्केटिंग में कैसे की जाती है और प्राइस और उसका डिमांड का रिलेशनशिप हमने थोड़ा सा प्राइस एंड कॉस्ट का रिलेशनशिप हमने थोड़ा सा स्टडी किया था. This is a completely new topic, or you can say that this is the next chapter in marketing, in which we will be talking about the supply chain or value chain analysis. Every country prospers with its own pace. और प्रॉस्पेरिटी किसी भी मुल्क में आती है किस चीज़ की वजह से? इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से. इकोनॉमिक एक्टिविटी यूजुअली क्रिएट सर्विस सेक्टर से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आपके पास जो प्रोडक्शन कंसर्न फर्म्स होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जहाँ एक्चुअल गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द सर्विस सेक्टर. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही कोई मुल्क जो है उसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपके पास ज़्यादा आती जाएगी. इफ़ यू नो, सो किसी भी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए दो इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है. एक आपके पास होता है कि जी वहाँ पे पर कैपिटा इनकम with every year, is it increasing or is it decreasing? The second one is your stock exchange index. अगर वो ईयरली इम्प्रूव हो रहा है, सो द इकोनॉमिस्ट सेज और द जनरल जो आपके पास आपकी कंट्री का जो परसेप्शन होता है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में, वो बेहतर होता जाता है. ये थोड़ा सा ब्रीफ है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और प्रोडक्शन कंसर्न फर्म से ही रिलेटेड चीज़ें हमारे पास वैल्यू. मैंने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा कौन क्रिएट करता है? वो फर्म्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो किसी फिजिकल गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं. अब वैल्यू क्या चीज़ है? हर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस है, दे क्रिएट वैल्यू इन देयर प्रोडक्ट. और वो वैल्यू जो है वो बेसिकली कस्टमर की किसी नीड या वांट को सेटिस्फाई करती है. एनीथिंग विच सेटिस्फाइज द नीड और वांट ऑफ योर कस्टमर, वी कॉल इट वैल्यू. वो फीचर आपकी प्रोडक्ट का जिससे आपके कस्टमर की कोई नीड या वांट सेटिस्फाई हो जाए, वी कॉल इट वैल्यू. इसको आसान अल्फाज में मैं बताती हूँ. आपकी प्रोडक्ट में जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं. जितनी कम आप उसमें वैल्यू रखेंगे, उतनी ही आपका जो जो मार्जिन है या आप जो प्राइस है वो नॉमिनल चार्ज करेंगे, बिकॉज देयर इज़ नथिंग एडेड वैल्यू. आपकी प्रोडक्ट में कोई एडेड वैल्यू नहीं होगी, तो आप अपनी प्राइसेस को भी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. Michael Porter was the first person who came up with this concept. Michael Porter is basically the father of marketing. 1983 में उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी जो कि कंपेटिटिव एडवांटेज पे थी, और उसमें ये वैल्यू चेन एनालिसिस का जो प्रोसेस आप कह लें, फिनोमेना कह लें, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था. कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं कि हर कंपनी को अपने कंपेटिटर पे कोई ना कोई कंपेटिटिव एडवांटेज होता है. कोई कंपनी, किसी के पास कंपेटिटिव एडवांटेज है कि उसकी प्राइसेस लो हैं, किसी की कंपेटिटिव एडवांटेज है कि उसके पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, किसी कंपनी के पास कंपेटिटिव एडवांटेज है कि जी उनकी जो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. सो एवरी कंपनी हैज़ अ कंपेटिटिव एडवांटेज जो उनको उनके कंपेटिटर से एक डिफरेंशिएट कराती है, दूसरा उनको थोड़ा सा एज मिलता है जिसकी वजह से वो हाई प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं. ये जो कंपेटिटिव एडवांटेज हम पढ़ रहे हैं, इट हैज़ अ डीप लिंक विद द वैल्यू चेन. अब हम आते हैं जी मार्केटिंग में, हम ये वैल्यू चेन जो स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज दिस थिंग? वैल्यू चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज जिससे हम अपनी प्रोडक्ट को की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की वर्थ इंक्रीज कर सकते हैं. वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे पास वैल्यू चेन में आती हैं. अब वैल्यू चेन हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ वैल्यू, क्योंकि वैल्यू चेन एक पूरा हम आगे देखेंगे.
सोर्सेज का भी हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी का सोर्स क्या है। क्या मेरी कंपनी का सोर्स जो है वो मार्केटिंग है जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, या मेरी कंपनी का सोर्स ऑफ वैल्यू जो है वो ऑपरेशन से आ रहा है। क्या मेरी कंपनी का जो सोर्स ऑफ वैल्यू है वो मेरे एचआर की वजह से आ रहा है। हर कंपनी के पास जो वैल्यू क्रिएट हो रही है उसकी कोई ख़ास वजह होगी। किसी का एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे होते हैं, जितने एम्प्लॉइज़ कमिटेड हों, जितने ट्रेंड हों, जितने वेल क्वालिफाइड होंगे, ऑफ कोर्स उस कंपनी का आउटपुट अच्छा होगा, उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा। उनके पास वैरायटी ज़्यादा हो सकती है। किसी कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो उनका सोर्स ऑफ वैल्यू क्या है जी, कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। देर आर कंपनीज जो कि उनका जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो लोग रन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास दे आर डिलीवरिंग अ बेटर वैल्यू। सो वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली एक कंपनी को ये भी आइडेंटिफाई करके देता है कि जी आपका सोर्स ऑफ वैल्यू कहाँ से आ रहा है, और वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से नहीं आ रहा, तो आप उन पे वर्कआउट करके अपनी वैल्यू को बेसिकली क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कस्टमर की बेसिकली आजकल के एरा में डिमांड किया कि जी किसकी प्रोडक्ट में मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। दे वांट मोर वैल्यू। If they are paying 200 rupees or 2000 rupees or 500 rupees for any product, they want maximum value, maximum benefit. अब वो बेनिफिट ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के फीचर्स की फॉर्म में होगा। मे बी कि वो पैकेजिंग में आपसे वैल्यू मांग रहे हो, मे बी वो आपसे वैल्यू मांग रहे हो जी कि मैं एक होटल में जाती हूँ, फूड उनका बहुत अच्छा है लेकिन उनके वेटर्स और उनकी सर्विस बड़ी स्लो है, सो आई मे डिसलाइक देम। तो सोर्स ऑफ वैल्यू जो है वो आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हो सकती हैं। ये कंपनी को दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं कि सोर्सेज आपके पास, आपकी कंपनी का सोर्स ऑफ वैल्यू क्या है, और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जहां आपके पास मार्जिन मौजूद है, कि जहाँ पे आप स्पेंड करके अपनी वैल्यू को और इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक पर्पस फॉर विच द कंपनीज यूज वैल्यू चेन एनालिसिस। आई होप इट्स अ बिट क्लियर। मैं दोबारा से इन पॉइंट्स को थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ। हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू डालती है। रॉ फॉर्म में प्रोडक्ट को बेचने से आप हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। आसान एग्जांपल, अगर मैं टोमेटो बेचूंगी तो टोमेटो कितने का 1 किलो बिक जाएगा, 30 रुपए का, 40 रुपए का। लेकिन अगर वही टोमेटो मैं कन्वर्ट कर दूँ, उसमें वैल्यू ऐड करूँ, उसकी फॉर्म को चेंज करूँ, एंड आई मेक टोमेटो प्यूरी और टोमेटो सूप और टोमेटो केचप, then I can charge not 30 rupees for my 1 liter product. I may be charging 300 rupees. Why? Because I have changed the form of the product. Apple बेच रही 50 रुपए का किलो, 100 रुपए का किलो, whatever is the price. लेकिन अब उस एप्पल को मैंने एप्पल जेली में और एप्पल जूस में कन्वर्ट किया। नाउ आई कैन चार्ज अ हायर प्राइस बिकॉज आई हैव चेंज द फॉर्म, आई हैव एडेड वैल्यू। अब उस एडेड वैल्यू की वजह से मुझे क्या मिलता है, मुझे मैं हाई प्राइस चार्ज कर सकती हूँ, मेरे प्रॉफिट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। पहले व्हेन वी वर किड्स वी हैव सीन बिस्किट्स आते थे, और बिस्किट्स अक्सर हम घर आते थे, एंड व्हेन वी यूज्ड टू ओपन द पैकेट, मोस्ट ऑफ द बिस्किट्स यूज्ड टू बी ब्रोकन, और वो मेहमान के सामने रखने के काबिल नहीं होते थे। Slowly and gradually we have seen firms, they came up with this better packaging, जिसमें उन्होंने क्या ऐड किया, एक ट्रे ऐड किया प्लास्टिक का, in which they place their biscuits। अब उससे क्या होता है, वो जो बेटर पैकेजिंग आपके पास आई, अब मुझे, अगर मेरे पास पहले उसमें 12 बिस्किट्स होते थे और हार्डली दो ठीक होते थे, अब उसी प्राइस में मुझे 8 बिस्किट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसमें शायद एक टूटा हो और हो सकता है कि कोई टूटा हुआ ना हो। अब ये क्या किया, उसी प्राइस में वही प्रोडक्ट, वही फ्लेवर, वही चीज़, बट by adding value, how they have added value, they have improved their packaging। पहले मिल्क पैक्स आते थे विदाउट दैट नोजल, जहाँ से हम डालते हैं, हम पहले कट करते थे और वो टेढ़ा मेढ़ा कट होता था और दूध सारा गिर रहा होता था व्हेन वी यूज्ड टू पोर इट। या ऑयल वाला 1 kg का जो आता था, उसमें आपके पास नोजल नहीं होता था, उसको जब भी डब्बे में डालना होता था तो इट ऑलवेज एंडेड अप इन मैस। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें भी हम अपने प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं, दीज क्रिएट व्हाट, दीज क्रिएट वैल्यू। सो वैल्यू चेन में वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक फर्म परफॉर्म करती है इन ऑर्डर टू डिलीवर व्हाट, इन ऑर्डर टू डिलीवर बेटर वैल्यू टू देयर कस्टमर्स।
ये हमें सोर्सेज ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई करती है कि कंपनी का सोर्स ऑफ वैल्यू कहाँ से आ रहा है. Along with that, if when we complete this whole value chain analysis, marketers को clearly पता चलता है कि कंपनी की वैल्यू कहाँ पे कम है, किन किन एक्टिविटीज से नहीं आ रही है, तो उन एक्टिविटीज में हम क्या इम्प्रूवमेंट लाएं जिससे हमारे पास मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाए. The last point in this slide is strategic management tool. Strategic का जो word है, आई डोंट रिमेम्बर कि हमने इसको पहले यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया है. स्ट्रेटेजिक कहा जाता है कंपनी में डिफरेंट लेवल की प्लानिंग की जाती है और डिफरेंट लेवल की स्ट्रैटेजीज बनती हैं या जो प्लान्स बनते हैं डिफरेंट लेवल पे बनते हैं. कुछ शॉर्ट टर्म डेली वाले होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो कि 3 मंथ्स के लिए होते हैं, 1 ईयर के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 1 ईयर की स्ट्रैटेजी होती है, और कुछ होती है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग. जो टूल्स, जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वी कॉल इट स्ट्रेटेजिक. सो ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस हम स्टडी कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टूल है, विच इन अदर वर्ड मीन्स कि कंपनी जब अपने लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रही होती है तो उसमें ये लोग वैल्यू चेन एनालिसिस रियल वर्ल्ड में कंपनीज यूज करती हैं. और अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि हम अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करें उन उन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करके जहाँ से हमारे पास वैल्यू एडिशन हो सकती है. आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ. वैल्यू चेन एनालिसिस में हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं. एक एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़. इन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ आर सपोर्टिंग एक्टिविटीज़. फर्स्ट वी विल गो थ्रू द प्राइमरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके पास प्रोडक्ट की फिजिकल क्रिएशन से या उसकी सेल से, मेंटेनेंस से या सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट. वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्टली किस चीज़ से रिलेटेड हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं. चाहे वो प्रोडक्ट को के रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, उसकी वेयर हाउसिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो उसको कन्वर्ट करने से रिलेटेड हो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, चाहे वो उसको उस प्रोडक्ट को हम सेंड करते हैं होलसेलर या रिटेलर तक, ये वाली एक्टिविटीज़, ये भी हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है. चाहे वो उस प्रोडक्ट के लिए ऐड बनाना हो, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी हो, या उसके लिए सेल्समैन को हायर करके उनके थ्रू उनको सेल करना हो, या प्रोडक्ट की डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो ऑफर करना, ऑल दीज कम अंडर द प्राइमरी एक्टिविटीज. Is that clear? Primary activities are all those activities which are directly related with the either the production, distribution, the supply side, the distribution side, या inside the company operation side, या उसकी marketing, sales और services. इसको हम इन 5 heads में divide करते हैं जिनको हम कहते हैं inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, and then the services. Primary activities में कितनी है जी? 5 activities हैं. Inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing, sales, and services. We will go through them one by one. The first one is inbound logistics. Inbound logistics, logistics का word, I hope it will be a bit known to you. इसको आप यूँ समझ सकते हैं, logistics is transportation and logistical arrangement, हम जो daily use करते हैं logistics की term. इनबाउंड जो कंपनी की तरफ आ रही हैं, इसका मतलब ये कि रॉ मटेरियल को रिसीव करना, उसको वेयर हाउस में स्टोर करना, वहाँ पे इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, इन्वेंट्री को फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट तक पहुँचाना. ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती हैं. कुछ कंपनीज होती हैं जिनके अपने सप्लायर्स होते हैं, दे हैव गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. उनका जो रिसीविंग का सिस्टम होता है वो इतना एफिशिएंट होता है, दे उनके जो स्टाफ होता है वो इतना ट्रेंड होता है कि जो उनके पास ट्रक्स आते हैं जिसमें रॉ मटेरियल आ रहा है, वो स्टाफ इतना ट्रेंड है कि वो विदाउट ब्रेकेज या विदाउट लूजिंग या रॉ मटेरियल को ज़ाया किए बगैर उसको अपने वेयर हाउस तक सेफ एंड साउंड पहुंचाता है. कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके वेयर हाउसेज में हमें फैसिलिटी चाहिए होती है कूलिंग की या हीटिंग की या ऐसी कोई, तो अगर आप बस वेयर हाउसेज अच्छे बने हुए हैं, वहाँ पे चौकीदार है, वहाँ पे ये जो भी यूटिलिटीज़ आपको चाहिए वो सारी यूटिलिटीज़ मौजूद हों, तो आपका रॉ मटेरियल जो है वो अच्छी फॉर्म में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सरवाइव कर पाता है.
लेकिन अगर वेयर हाउस अच्छा नहीं है, सब्जी गल सड़ गई है, केमिकल आया था वो खराब हो गया बिकॉज हाई टेम्परेचर था, और एनी सच थिंग्स, they can uh, they can do what they can become a hurdle in creating better value for the product. इसको मैं आसान एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी के ऑपरेशंस बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो प्रोडक्ट का आइडिया है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो मुझे रॉ मटेरियल मिला वो इस क्वालिटी का ही था, उसमें मैं जितनी अच्छी मशीन्स लगा लूँ, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड कर दूँ, वो उस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता जितनी जो मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ। व्हाई? बिकॉज कि मुझे रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला। सो ये जो हम रिसीव करते हैं इसमें भी हमें क्या चाहिए कि हम इसकी हैंडलिंग अच्छे तरीके से करें। ये ना हो कि मेरे पास अगर मेरी प्रोडक्ट पैकेज हो रही है ग्लास के कंटेनर में, और वो ग्लास के कंटेनर हर 100 में से मेरा लेबर जो है वो 8 to 10 जो है वो तोड़ देता है। नो, इट्स अ ह्यूज लॉस। ये तो हम एक डब्बे की बात कर रहे हैं या 10 बॉटल्स की बात कर रहे हैं। जब ये हमारे पास कार्टन्स की बात आती है, जब ये हमारे पास डेली, वीकली, मंथली का हम और ईयरली हिसाब लगाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो कंपनीज फेस करती हैं। कभी कभार वो जी आपके पास अगर प्रॉपर ट्रॉलीज नहीं है और जो लेबर है वो व्हाट डू वी कॉल इट, वो जो हैंड कार्ट्स में लेके जाते हैं और उसमें उससे वो रॉ मटेरियल गिर रहा है, तो ये एक ह्यूज लॉस होता है जो हमें बहुत थोड़ा नजर आता है, लेकिन जब कंपनी इनको कंपाइल करती है ईयर एंड पे, क्वार्टर एंड पे, तो ये जो छोटे छोटे लॉसेस होते हैं ये कंपनी को बहुत बड़ा लॉस देते हैं। सो अगर कंपनी की इनबाउंड लॉजिस्टिक्स अच्छी है तो इसका मतलब है दे कैन प्रोड्यूस अ गुड प्रोडक्ट। ऑपरेशंस, ऑपरेशन बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोडक्शन यूनिट के साथ, कि आपके पास प्रोडक्शन यूनिट में जितनी अच्छी मशीन्स होंगी, जितनी न्यू टेक्नोलॉजी होगी, जितनी बेटर क्वालिटी की मशीन्स होंगी, वो बहुत थोड़ी उसके साथ अम, अक्सर आप देखते हैं कि हम ड्रामाज और फिल्म्स में देखे हैं कि अक्सर फैक्ट्रीज होती हैं वो एकदम अचानक बंद हो जाती है बिकॉज मशीन ख़राब होगी, वो इतनी पुरानी मशीन थी, उनका रिपेयर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन भी बार बार रुकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी कम होती है, और उसके ऊपर आपका जो वेयर एंड टेयर की कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ऑपरेशंस आपके एफिशिएंट हैं, आप रॉ मटेरियल को अच्छे तरीके से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऑपरेशंस वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरी मशीन्स पुरानी है, मेरे लेबर को वहाँ पे मशीन हैंडलिंग नहीं आ रही है, वो प्रोडक्ट को पैकेज में टाइम पे नहीं रिसीव करके डाल सक रहा है और प्रोडक्ट ज़ाया हो रहा है, या मशीन में कोई इशू है जिसकी वजह से लीकेज हो रहा है, या कोई ऐसे इश्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ऑपरेशंस जो हैं वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, और इसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम हर चीज़ को रिलेट करते जाएंगे किस चीज़ के साथ, कि कंपनी वैल्यू चेन एनालिसिस यूज़ करती है ताकि वो अपने मार्जिन को इंक्रीज कर सके। यहाँ पे हम जो अगर ऑपरेशंस अच्छी नहीं हो रही, तो क्या है, कॉस्ट हाई है। कॉस्ट हाई है इसका मतलब है प्रॉफिट कम हमारे पास आ रहा है, और कंपनी बेसिकली इसी गैप को कम करने के लिए वैल्यू चेन एनालिसिस को स्टडी करती है, अप्लाई करती है, ताकि उनको पता चल सके कि किन एक्टिविटीज़ की कॉस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की तरफ आते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं। कुछ कंपनीज होती हैं उनके पास, अगर आपने देखा होगा तो अपनी डिलीवरी बसेज होती हैं, वो प्रोडक्ट को सारी पूरे पूरे पाकिस्तान में पहुंचा रही होती हैं। हम देखते हैं होंडा के बड़े बड़े ट्रक आ रहे होते हैं, मोटरसाइकिल्स उनकी लेकर, डायमंड मोल्टी फोम वाले आते हैं जी, उनकी गाड़ी चल रही है और वो जगह जगह दे रहे हैं। लेज वालों की हम सुजुकियाँ देखते हैं, या डॉन वाले की सुजुकियाँ देखते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ में घूम रही होती हैं और डेली अपना प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर रही होती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं उनके पास अपनी लॉजिस्टिक्स नहीं होती, वो कहीं से हायर करते हैं और यूं ही अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब जब आप बाहर से एक्सटर्नल हायरिंग करते हैं इस तरह ट्रांसपोर्टेशन की, तो कभी वो जी नहीं आएगा। जैसे व्हेन वी यूज्ड टू बी इन स्कूल्स, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स पिक एंड ड्रॉप करते थे। सो पेरेंट्स आर यूजुअली मोर रिस्पॉन्सिबल, दे विल ऑलवेज पिक यू ऑन टाइम, और आपको ड्रॉप करेंगे टाइम पे, चाहे कभी गाड़ी ना भी हो, कुछ भी हो। सो दे दे हैव प्लान बीज, और उनको पता होता है जी आज गाड़ी ख़राब है तो मैंने टाइम पे जल्दी उठना है और टैक्सी में ड्रॉप करना है या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। बट व्हेन इट कम्स टू अ थर्ड पार्टी, दे मे डिच यू एट टाइम्स, वो इतने रिलायबल नहीं होते हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट, दुकानदार के पास माल ख़त्म है, स्टॉक ख़त्म है, एंड वी आर अनएबल टू डिलीवर देम द सेम डे, तो इसका मतलब ये है कि जब
कस्टमर जाएगा और वो पूछेगा जी कॉलगेट है, और वो कहते हैं जी कॉलगेट तो नहीं है, तो ऑफ कोर्स कस्टमर बगैर टूथपेस्ट के तो वापस नहीं जाएगा, ही विल बाय द कंपैरेटर्स टूथपेस्ट, एंड वी डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन। व्हाई? बिकॉज मेरे पास मेरी सेल इफेक्ट होगी, और अगर उसको कंपनी बी का टूथपेस्ट अच्छा लगा तो मैंने तो वो कस्टमर लूज कर लिया। सो कंपनीज डू नॉट वांट दिस थिंग। तो उन्हें अपनी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को भी क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। प्लस उन्होंने फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में वही कि पैकेज हमारे पास ऐसा किया हुआ हो कि वो जी रास्ते में ख़राब ना हो जाए, टाइमली मिल भी जाए। हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी खुश रखना होता है, हमने उनको अच्छा मार्जिन देना होता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्लेस करें और वो हमारे प्रोडक्ट को आगे रिकमेंड भी करें, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटर की रिकमेंडेशन पे परचेज करते हैं। सो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑल्सो एड वैल्यू टू माई प्रोडक्ट, और हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग एंड सेल्स। हम इस पे जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमने लिया है, वी आर क्वाइट क्लियर अबाउट द रोल ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स इन in the life of product or increasing the sales of our product. So marketing अगर हमने अच्छी की होगी, हमने अच्छा ब्रांड एम्बेसडर हायर किया हुआ होगा, और हमने अच्छे मीडिया और अच्छा मैसेज यूज़ किया होगा अपने मार्केटिंग कैंपेन में, तो क्या होगा जी, हमारी कंपनी की सेल्स ऑफ कोर्स इम्प्रूव होंगी। देयर आर कंपनीज which are good enough but they don't have a good marketing budget due to which they cannot market their product, और उससे उनकी सेल जो है वो इफेक्ट होती है। एंड देन देयर आर कंपनीज विच आर रियली गुड, प्रोडक्ट उनकी एवरेज होती है लेकिन वो अच्छा ब्रांड एम्बेसडर और बहुत सारी मार्केटिंग कॉस्ट और मार्केटिंग कंपेन्स और स्पॉन्सरशिप और एग्जीबिशंस करते हैं कि लोग उनकी प्रोडक्ट को बिकॉज ऑफ एग्रेसिव मार्केटिंग परचेज कर लेते हैं। सेल्समैन जो होता है वो हमारी कंपनी का, उसको कहा जाता है ही इज़ द फेस ऑफ आवर कंपनी। मेरी कंपनी के का वो वाहिद पार्टी जो कि लोगों के साथ डायरेक्टली इन टच होती है, वो सेल्समैन होते हैं। इफ़ दे आर क्वालिफाइड, इफ़ दे आर वेल मैनर्ड, इफ़ दे आर एबल टू कन्विंस द कस्टमर्स, मेरी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी। कस्टमर जो है वो ना कंपनी के सीईओ को जानता है, ना वो मार्केटिंग के हेड को जानता है, ना वो फाइनेंस के हेड को जानता है। जिस बंदे के साथ उसका इंटरेक्शन है कस्टमर का, that only party is the salesman. If a salesman is a well-mannered person, if he has good negotiation skills, if he has a convincing nature, तो वो मेरी प्रोडक्ट की सेल को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। एंड सेम इज द केस वाइस वर्सा। अगर सेल्समैन का इखलाक बड़ा बुरा है और उसका मूड ऑफ हो जाता है, कस्टमर एक के बाद दूसरे सवाल करता है, सो ऑफ कोर्स वो क्या कर वो सेल्समैन मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए कस्टमर्स को लूज करने में मेरे वो एक हर्डल है, मेरी कंपनी का इमेज भी वो ख़राब कर रहा है। सो ऑल कंपनीज, अब ये जो हम मार्केटिंग सेल्स कर रहे हैं, अगर ये अच्छी होंगी, ठीक होंगी एंड दे आर इन प्लेस, इट मीन्स दे आर एडिंग वैल्यू टू माई प्रोडक्ट। बट इफ दीज टू थिंग्स आर नॉट इन प्लेस, it means they are affecting the sales or affecting the value of my product. I hope these things are making sense to you. The last one in primary activities is service. What is service? हम कभी जाते हैं जी जो ब्रांडेड शॉप्स होती हैं, एंड वी रिसीव अ रिसीट व्हेन वी आर परचेसिंग द प्रोडक्ट, और उसके नीचे लिखा होता है जी 14 डेज की एक्सचेंज पॉलिसी है, रिफंड है या नहीं है। इस तरह की चीज़ें मेंशन होती है, और अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो आपके पास रिसीट का होना ज़रूरी है। ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास सर्विस में आता है। कुछ कंपनीज क्या देती हैं, 4 इयर्स की वारंटी है, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट है, रिफंड है, फ्री इंस्टॉलेशन है। ये सारी क्या चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं। द कंपनी विच इज़ गिविंग more services with their product, of course their sales would be better. वो कंपनी जो कोई फर्नीचर मेकिंग फर्म है और वो कहती है जी लाइफ टाइम गारंटी है, सो ऑफ कोर्स वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को हाई चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग अ वारंटी और लाइफ टाइम गारंटी है कि किसी भी वक्त जी अगर मेरी प्रोडक्ट ख़राब होती है तो वो फैन वाला या फर्नीचर वाला जो है वो मुझे प्रोडक्ट रिप्लेस करके देगा। अगर कोई भी कंपनी कहती है जी अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए आप आएँ और कैश रिफंड वापस ले जाएं, नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग फैसिलिटी, नॉट एवरी ब्रांड ऑफर्स दिस थिंग। सो जितनी एडिशनल सर्विसेज आप देंगे, इट मीन्स यू आर एडिंग मोर ट्रस्ट, यू आर एडिंग मोर वैल्यू टू द प्रोडक्ट। लेकिन हर कंपनी मल्टीपल सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकती, हर कंपनी फ्री इंस्टॉलेशन नहीं दे सकती, हर कंपनी अगर एसी बेचने वाली फ्री सर्विस नहीं दे सकती है, and so on. The list is quite uh, long enough.
बट ओवर हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इफ यू वांट कि जी आपका प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो, इट मीन्स यू हैव टू ऐड समथिंग नॉट जस्ट इन योर प्रोडक्ट बट इन सर्विस एज वेल, जिससे आप और कस्टमर्स और अपने प्रॉफिट मार्जिन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप द प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर क्लियर। ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, चाहे उसके प्रोडक्शन से, चाहे उसकी सप्लाई साइड से, चाहे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन साइड से, मार्केटिंग सेल्स से, या सर्विसेज से रिलेटेड हो, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। And now we are switching to the supporting activities. Supporting activities are all those activities जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, और in the absence of these supporting activities, primary activities cannot perform or they cannot exist. Supporting activities का होना हमारे लिए ज़रूरी है और इनका वैल्यू चेन में काफ़ी important रोल है। Coming towards the first supporting activities, which is procurement. Procurement कहते हैं जी, procurement में हम कहते हैं supporting activity है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है कि जब रॉ मटेरियल फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंच गया, लेकिन फैक्ट्री के दरवाजे पे कब पहुंचेगा, जब प्रोक्योरमेंट वालों ने कोई अच्छा सप्लायर ढूंढा होगा और उसके साथ बार्गेन किया होगा कि हमें रॉ मटेरियल जो है वो 6 रुपए नहीं बल्कि 5.5 रुपए में बेचो। So procurement क्या है? When you find, when you look for suppliers and then you negotiate about the best supplier for the best price, for the best quality or whatever is the priority, आप procurement, अगर ये आपका ठीक काम कर रहा है तो इसका मतलब है लो कॉस्ट प्रोडक्ट मिला। जब लो कॉस्ट पे मिला तो मैं अपनी प्राइस को भी कम रख सकती हूँ। जब प्राइस कम होगी, कॉस्ट कम होगी, तो ऑफ कोर्स मेरे पास कम प्राइस पे भी मैं अपना मार्जिन जो है वो बेहतर रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सप्लायर से माल ही एक अप्रोप्रिएट लो प्राइस पे परचेज किया हुआ है, सो आई कैन चार्ज अ लो प्राइस फ्रॉम द कस्टमर्स एज वेल, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता। द सेकेंड वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रोडक्ट का आइडिया, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को पैकेज करना, प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब चीज़ों में हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है। चाहे हम जितने भी मशीन या रोबोट्स की तरफ आ जाएं, ह्यूमन एलिमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ह्यूमन रिसोर्स इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। कुछ ऑथर्स लिखते हैं जी, दे आर द ब्लड ऑफ द कंपनी। सो ऑफ कोर्स विदाउट ब्लड और विदाउट बैकबोन यू कैन नॉट सर्वाइव। तो जितनी अच्छा एचआर आपने हायर किया होगा, जितना अच्छा आपने उनको ट्रेन किया होगा, जितना अच्छा आपने उनको पे किया होगा, और जितना अच्छा रिटेन करने के लिए आपने जो जो स्टेप्स लिए होंगे, इफ़ दे आर गुड, इट मीन्स यू आर एडिंग मोर वैल्यू टू द प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपका एचआर अच्छा काम नहीं कर रहा, उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छा नहीं है, अच्छे एप्लीकेंट्स अप्लाई नहीं करते, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अच्छा नहीं है, आपके पास अच्छे लोग नहीं आते हैं, जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेटर वैल्यू जो है वो डिलीवर कर सकती है। सो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड अगर नहीं भी है तो इनडायरेक्टली इसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों को हायर करना, और वही लोग जो हैं वो आगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, हर चीज़ में जो है वो ह्यूमन एलिमेंट मौजूद है। सो if you have good HR, it means what? It means that the company is adding more value to their product. But if HR is not good, or HR policies or processes are not good, it means that um, you are lagging behind. And if you improve this process, so you can add more value to the product. The next one is technological development. हम सबको पता है कि जी टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल के ज़माने में सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में बेहतर परफॉर्म करते देखना चाहते हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। लेट इट बी कि जी आपकी कंपनी की पहले वेबसाइट नहीं थी, आप ऑनलाइन सेलिंग नहीं करते थे, बट नाउ इफ़ यू हैव अ वेबसाइट एंड यू आर डूइंग ऑनलाइन सेलिंग, इट मीन्स इट्स अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर आपने पहले ऐप नहीं बनाई थी और अभी आपने ऐप डेवलप करते हैं, इसका मतलब है आप और वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये सारे बैंक्स ये पहले ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करते थे,
ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से उन्होंने कस्टमर को वैल्यू, लोग का जो स्टैंड चार्टर्ड या अल्फला की तरफ क्यों भागे थे, सबसे पहले इन बैंक्स ने जो है वो एप्स इंट्रोड्यूस कराई थी। एवरीबडी वांट बेटर सर्विस। लोगों को पता है जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड या अल्फला का एटीएम जो है वो 99% काम करता है, 1% आर द चांसेस कि जी वो एटीएम खराब आपको मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू एचबीएल और यूबीएल और एबीएल, आपको ये वाले इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। सो जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, इफ़ यू आर अडॉप्टिंग those technologies, it means you are adding value to your product. नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जिन कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, जिन कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, दोज कंपनीज आउट परफॉर्म अदर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे प्रोडक्शन यूनिट हो, चाहे वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव में हो, जितना ये स्ट्रांग होगा, ऑफ कोर्स हमारा जो स्केल ऑफ बिजनेस होगा वो बड़ा होगा। हम ज़्यादा कस्टमर्स को आउटरीच कर सकेंगे। ज़्यादा कस्टमर्स का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट्स होता है। जिन कंपनीज का स्केल छोटा होता है, छोटे एरिया में, छोटे ऑफिस में, छोटी जगह पे काम कर रहे होते हैं, उनकी आउटरीच कम होती है। आउटरीच कम होने का मतलब है लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स। लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स पे हमारी फिक्स कॉस्ट हाई होती है, हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल नहीं कर सकते, और हमारे जो वैल्यू और प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। सो ऑल द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड इन टूडेज लेक्चर इज अबाउट कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के थ्रू, और कंपनी अपनी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू क्रिएट कर सकती है सपोर्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू। और इन दोनों एक्टिविटीज में हम ये फाइंड करेंगे कि जी हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम वी आर नॉट अप टू मार्क, ताकि हम उनको इम्प्रूव करके क्या करें, हम मार्केट में अच्छा परफॉर्म करें, हम बेटर वैल्यू जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको कंपनी इम्प्रूव तो कर सकती है, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि उस पर कॉस्ट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है। जैसे मैंने यहाँ बात की कि जी ऑपरेशंस, कुछ कंपनी जी वो उनके पास 80 साल पुरानी मशीन्स पड़ी हुई हैं। नाउ इफ़ दे रिप्लेस दोज मशीन्स, इट मे कॉस्ट देम इन मिलियंस। और अगर कंपनी के यहाँ सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इसको कवर कर सके, इसका मतलब है कि ये जो ऑपरेशन से हमने वैल्यू डाल दी है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है और उसका बेनिफिट कम है, तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑप्ट नहीं करते हैं। यू मस्ट मेक इट क्लियर टू योर सेल्फ, वैल्यू जो हम ऐड करना चाहते हैं वो वैल्यू में कॉस्ट ज़्यादा ना हो जाए उल्टी हमारे पास, क्योंकि हम वैल्यू इसीलिए ऐड करें कि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो सकें और कॉस्ट कंट्रोल रहे। अगर कॉस्ट ही उल्टी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स वी आर नॉट एडिंग वैल्यू। वाई? बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट। तो हम उन एक्टिविटीज़ में वैल्यू ऐड करना चाहेंगे जहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, जहाँ पे मार्जिन मौजूद हो। सो उन एक्टिविटीज़ में हम वैल्यू को जो है वो ऐड करना चाहेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।